मुझे नहीं लगा था पापा आप हमें छोड़ कर चले जाओगे। पता नहीं क्यों मैं निहारिका की बात में आ गया। क्यों नहीं समझा मैं। माँ सच कह रही थी, पापा सही थे। मैं क्यों घर छोड़ कर गया, क्यों? मैं क्या करूंगा। मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया। सब मेरी गलती है। सारे बेटे ऐसे ही होते हैं, सारी औलादें ऐसी ही होती है नामागु। अपने पिता के अंतिम संस्कार में आया हुआ राहुल अंतिम क्रिया की रस्म पूरी करने के बाद खुद से बात करता हुआ फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब खुद को संभाल। तेरे सर से पिता का हाथ चला गया, पर तेरी माँ का आंचल तो है तेरे साथ। तू टूट नहीं सकता। तुझे अपनी माँ का सहारा बनना है। आप मुझे नहीं पहचाना? हाँ, कैसे पहचानेगा। काफी साल पहले ही अपने पिता को छोड़कर चला गया था ना, तू भूल गया होगा। अरे बड़े शहर की हवा ही ऐसी होती है, सारी यादें भुला देती है। मैं विनोद, तेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड। आ चल, तुझे तेरे पापा के बाकी फ्रेंड से मिलाता हूँ। राहुल विनोद के साथ कुछ कदम आगे चलकर अपने पापा के दोस्तों के बीच बैठकर सभी से बातें करने लग जाता है। सभी उसे बताते हैं कि किस तरह उसके पापा उसके बिना दिन गुजार रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते ना अंकल, पर बच्चे फिर भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। किस लिए? खुद की आजादी के लिए। कितने मतलबी होते हैं वो। क्या कुछ नहीं किया था पापा ने मेरे लिए। अपनी सारी सेविंग से मुझे पढ़ाया और मैं उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर चला गया। माँ बाप कुछ भी कर ले, पर उसके बाद भी उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। क्या बेटा क्या बेटी, सब वही है अंकल। हर बार गलती बच्चों की नहीं होती बेटा, कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है। कुछ माँ बाप मेरी और तुम्हारी आंटी की तरह भी होते हैं, जो खुद अपने बच्चों के जीवन में कांटा बोते हैं, और वो कांटा जब उन्हें चुभता है तो उनके घाव में मरहम लगाने को कोई भी उनके पास नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है विनोद जी के घर से। विनोद जी के परिवार में बस 3 लोग थे। विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा करण। करण की इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो चुकी थी, पर कॉलेज से उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, जिस कारण वो छोटे से फार्म में 20-30 हजार की नौकरी कर रहा था। हाँ सुमित जी, क्या रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई है? अरे नहीं नहीं, कम कहाँ है, अच्छी सैलरी है, खाना रहना भी मुफ्त। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो सेविंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इतनी फैसिलिटी जॉब तो कॉलेज प्लेसमेंट से ही मिली होगी भाई। हाँ भाई, लड़का पढ़ेगा, 90% मार्क्स लाएगा तो कौन सी कंपनी उसे लेकर नहीं जाएगी। अब जो बच्चे बाहर बस ऐश करने के मकसद से गए हो ना, माँ बाप के पैसे फूकने, तो कहां से लगेगी उनको प्लेसमेंट। फिर घूमते फिरते रहो यहां से वहां। फोन पर अपने दोस्त के बेटे की भर भर कर तारीफ सुनने के बाद विनोद जी का गुस्सा करण पर फट पड़ता है। और चढ़ा सर पर इसे, तुम्हारी करनी का नतीजा है, और खिलाओ घी की रोटियां। किसी काम का नहीं है तुम्हारा बेटा, ये बात जान लो। वहां विनोद जी के बेटे रोहन को 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई है, और एक हमारी औलाद है जिसे इतनी धूल फांकने के बाद भी मुश्किल से 20,000 मिल रहे हैं। कुछ तो लक भी होता है पापा, वरना रोहन हर टेस्ट में फर्रे लेकर बैठता था। अरे जो भी किया उसने, आज नौकरी तो लग गई ना उसकी। जो कमाता है उसी की वाह वाह होती है। शाम को जब करण लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी मम्मी बाजार से लौटकर आते ही दरवाजे से कहना शुरू करती है, लगता नहीं मोहल्ले में कोई लड़का कंवारा बचेगा, अब सबकी शादी हो रही है। अब भाई इस उम्र में लोग सेटल हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो करेंगे ही ना शादी। वर्मा जी की वाइफ ही कह रही थी करण का भी बायोडेटा दे दो। अरे कैसे, क्या दे दूं, अभी तक सेटल ही कहाँ हुआ है तो ढंग से। कितनी प्लानिंग करके तुझे बाहर भेजा था कि इस उम्र तक तेरी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, फिर तेरी शादी कर देंगे।
पर यहाँ तो तू मारा मारा फिर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूं ना मम्मी मैं। कैसी कोशिश कर रहा है तू? मुझे अच्छी तरह से पता है, रात भर जिस लड़की से बात करता है उसी के कारण हुआ है ना ये सब। अरे ध्यान अगर लड़कियों में रहेगा तो कहाँ से लगेगी नौकरी। आप लोग क्यों समझते नहीं मेरी बात? पता नहीं क्या गलती की है मैंने। अजीब सा लगता है ना? जरा सोचो, ये कुछ 1-2 मिनट के इतने ताने सुनने भर से आप लोगों को करण के लिए बुरा लग रहा है, तो बेचारे करण पर क्या बीतती होगी। सुबह से शाम तक करण के अपने माँ बाप उसे इस तरह ताने देते थे। करण की लाइफ में बस यही रह गया था कि कभी उसकी माँ अपनी सहेलियों के बेटों की तारीफ सुनकर उसे ताने देती थी, तो कभी उसके पापा। उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं जो उसकी भावनाओं को समझे, सिवाय निराली के। निराली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसे समझती थी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक दिन निराली के पापा करण के घर उसका रिश्ता लेकर आते हैं और शादी पक्की हो जाती है। करण को लगता है कि निराली के साथ शादी होने के बाद उसके मम्मी पापा बदल जाएंगे और चीजें सुधर जाएगी। पर बेचारा करण कहाँ जानता था कि असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि चक्की का तो काम ही होता है चलना, बस पीसने वाला बदल जाता है। और उस चक्की में अब पीसने वाली थी निराली। निराली नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी और कुछ इस तरह उसके ससुराल में उसका स्वागत होता है। मम्मी जी चाय। तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? जिस घर को छोड़कर ससुराल आते हैं उसी घर का पहनावा भी वहीं छोड़कर आना होता है। अब इस घर की बहू है तू, ये कैसी जली भूल सी हुई साड़ी पहन रखी है तूने। ना 2 रुपए शादी में लगाए, ना कोई और खर्च किया, उसके बाद भी ऐसी साड़ी देकर भेज दी अपनी बेटी को। 100 रिश्ते लाइन में लगे पड़े थे करण के लिए, वो तो करण को तू पसंद आ गई तो हमने हाँ कर दी। अरे कम से कम अब तो हमारे घर की इज्जत रख। इतनी सी बात पर आप अपना मूड मत खराब कीजिए मम्मी जी, मैं अभी जाकर साड़ी बदल लेती हूँ। निराली फौरन कमरे में जाकर साड़ी बदलने लगती है। वार मम्मी तुमसे क्या कह रही थी, कोई बात हुई क्या? कुछ भी नहीं, वो सास बहू के बीच का मैटर है। घर के अंदर के मसले मैं देख लूंगी, आप अपना ऑफिस देखिए। बेचारी निराली खुशी खुशी साड़ी बदलकर फिर से बाहर घर के कामों में लग जाती है। इससे अच्छा तो आप हमें बाहर ही खाने को कह देती स्थाई जी, ये कोई रोटी है क्या भला? कुछ गलती हो गई क्या पापा जी? मैंने तो बिल्कुल नरम रोटियां बनाई थी, लेकिन आपको हाथ मुंह धो के आने में देरी हो गई ना, इसलिए रोटियां कड़ी हो गई। बाप रे बाप, ये आजकल की पीढ़ी है। अब तुम्हारे ससुर जी हाथ मुंह धो रहे थे तो रुक जाती तुम। इतनी हड़बड़ी क्या थी रोटी बनाकर रखने की? जब वो टेबल पर बैठते तब गर्मा गर्म फुलके सेक देती। अरे कितना ही वक्त लगता है 4 फुलके सेकने में। मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। इसे छोड़िए, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। निराली के किए हुए हर काम में कभी स्थाई तो कभी विनोद कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही दिया करते थे, पर निराली ने सोच लिया था कि उसे अपने घर को बिखरने नहीं देना है, इसलिए वो इस बारे में करण को कुछ भी नहीं बताती थी। एक शाम जब निराली की फ्रेंड प्रेरणा उसके घर आती है, स्थाई जोर जोर से कहने लगती है, लोगों का अपना घर नहीं है जो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। कभी चाय चाहिए, कभी बिस्किट, कहने को तो बड़े घर वाले हैं, पर हमारे घर के ही चक्कर लगाते हैं ये। या निराली, मैं चलती हूँ, कभी मिलना होगा तो तू ही मेरे घर आ जाना। प्रेरणा के जाती ही निराली अपनी सास से कहती है, ऐसा आपने क्यों किया मम्मी जी? मेरी एक ही तो फ्रेंड है प्रेरणा। शादी के 1.5 साल बाद तो हमारी मुलाकात हुई है। वो 2-3 दिन मेरे घर आ ही जाती तो क्या हो जाता। क्या जरूरत है लोगों को रोज रोज घर बुलाने की है? अपना घर नहीं है क्या उसका? तू कुछ नहीं समझती बहू, इससे तेरा घर, तेरी ही गृहस्थी खराब होगी। अब वो जाकर तुझे बताएगी कि वो कहाँ घूमने गई थी, फिर तेरा भी मन करेगा, फिर तू करण को घूमने को कहेगी। और हमारे घर में ना ये सब नहीं चलता, तो क्यों शुरू करना उस चीज को जो आगे जाकर हमारा चैन सुखी छीन ले। वैसे भी ब्याहता स्त्री की सहेली रसोई होती है, रसोई।
निराली को ना दोस्तों से मिलने दिया जाता था, ना उसके घर वालों से। उसका दिन घर के काम करने से शुरू होता था और घर के काम करते खत्म। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और निराली माँ बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक बच्चा पैदा करके खुद को महान समझ रही है क्या? बस बच्चा पैदा करने से नहीं होता, बच्चों को पालना पड़ता है, संस्कार देने पड़ते हैं। वैसे भी मेरे पोते को तो संस्कार मैं ही दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ के जैसा बन जाए। अरे बाहर से आई हुई औरत कहाँ दे पाएगी संस्कार हमारे वंश को? मम्मी जी, सुबह से बिट्टू आपके पास ही है। मेरे पास तो 2 मिनट भी नहीं आता। कुछ देर मेरे पास आता तो मैं पाल लेती इसे। तू पाल लेगी इसे? हैं? शुरू के दिनों में तेरे पास देकर देखा था मैंने, कैसा ख्याल रखती है तू इसका। मैं तेरे जैसी नई नवेली माँ नहीं बनी हूँ। एक बच्चा पाल पोस कर उसका ब्याह भी कर दिया है मैंने। मुझे तो मत ही सिखा, मेरा पोता अपनी दादी के पास ही रहेगा। निराली को अपने खुद के बच्चे को खिलाने तक का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि स्थाई उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और वजह अपने पोते के लिए उसका प्रेम नहीं, कुछ और ही था। एक दिन स्थाई अपने पोते को बोतल से दूध पिला रही थी। बहू नहीं है क्या जो तुम बिट्टू को बोतल का दूध पिला रही हो? जितना अपनी माँ का दूध पिएगा उतना अपनी माँ से चिपका हुआ रहेगा, फिर भूल जाएगा अपनी दादी को। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्थाई और विनोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और धीरे धीरे बिट्टू 8 साल का हो जाता है। निराली को लगता था कि उसके अच्छे शब्दों से और अच्छे व्यवहार से उसकी सास का मन पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब स्थाई बिट्टू को ही उसकी माँ के लिए भड़काना शुरू कर देती है। दादी आपने खाना खाया? अरे क्या बताऊं बेटा, कहाँ देती है तेरी मम्मी मुझे खाना। सब दिखावे का है बेटा। वो तो इस घर में तेरे दादाजी पैसा देते हैं तो हमें खाना मिलता है, वरना वो भी ना मिले। तेरी माँ ने बहुत ताने दिए हैं मुझे। बड़ी मुश्किलों से दिन निकले हैं मेरे इस घर में। तू जब बड़ा होकर कमाने लगेगा ना, तो अपनी दादी को अपने साथ ले जाना बेटा। दादा दादी तो अपने हैं, पापा भी अपने हैं, पर आई तो मम्मी है, वो दूसरे घर से आई है ना बेटा। निराली को अपने खुद के बच्चे को खिलाने तक का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि स्थाई उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और वजह अपने पोते के लिए उसका प्रेम नहीं, कुछ और ही था। एक दिन स्थाई अपने पोते को बोतल से दूध पिला रही थी। बहू नहीं है क्या जो तुम बिट्टू को बोतल का दूध पिला रही हो? जितना अपनी माँ का दूध पिएगा उतना अपनी माँ से चिपका हुआ रहेगा, फिर भूल जाएगा अपनी दादी को। मैं ये नहीं होने दे सकती। स्थाई और विनोद अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और धीरे धीरे बिट्टू 8 साल का हो जाता है। निराली को लगता था कि उसके अच्छे शब्दों से और अच्छे व्यवहार से उसकी सास का मन पिघल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब स्थाई बिट्टू को ही उसकी माँ के लिए भड़काना शुरू कर देती है। दादी आपने खाना खाया? अरे क्या बताऊं बेटा, कहाँ देती है तेरी मम्मी मुझे खाना। सब दिखावे का है बेटा। वो तो इस घर में तेरे दादाजी पैसा देते हैं तो हमें खाना मिलता है, वरना वो भी ना मिले। तेरी माँ ने बहुत ताने दिए हैं मुझे। बड़ी मुश्किलों से दिन निकले हैं मेरे इस घर में। तू जब बड़ा होकर कमाने लगेगा ना, तो अपनी दादी को अपने साथ ले जाना बेटा। दादा दादी तो अपने हैं, पापा भी अपने हैं, पर आई तो मम्मी है, वो दूसरे घर से आई है ना बेटा। और जब स्थाई बिट्टू को ये सब समझा रही थी, दरवाजे के बाहर खड़ा करण ये सब सुन लेता है। ये क्या संस्कार दे रही है मम्मी बिट्टू को? ऐसे तो वो अपनी माँ से नफरत करेगा। करण अपनी माँ से इस बारे में बात भी करता है, पर स्थाई अपनी हरकतों को बदलती नहीं। वो बिट्टू में उसकी माँ के खिलाफ बातें भरती ही रहती है। हर वक्त निराली को कोसना, उसके हर काम में कमियां निकालना। एक दिन जब करण की पूरी फैमिली एक पार्टी में जाती है। बताओ बेटा, आपका सबसे फेवरेट मेंबर कौन है? दादा दादी और डैडी। तुमने तो सभी के नेम लिए, सो स्मार्ट। बट मम्मा? वो अपने थोड़ी ना है, वो तो पराई है। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं।
बिट्टू के मुंह से ऐसा सुनकर निराली घबरा जाती है। वो जैसे ही बिट्टू के पास जाती है, वो अपनी माँ को झटकता हुआ अपनी दादी के पास चला जाता है। खाने की 2 थालियां परोसकर निराली अपने सास ससुर के सामने रखती है। ये क्या खाना है? बिना नमक की सब्जी कौन खाता है? और ये कहते हुए विनोद एक हाथ मारकर उस थाली को फेंक देता है और ये देखते ही करण के सब्र का बांध टूट जाता है। बस करो, और कितना अत्याचार करोगी, कोई कितना सह। निराली आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाती है और पापा भरी हुई थाली उठाकर फेंक देते हैं। ये सब क्या गंद मचा कर रखी है आप लोगों ने? ये संस्कार दे रहे हैं आप बिट्टू को? मुझे नहीं रहना ऐसे परिवार में मम्मी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर करण एक दिन अपना सामान अपनी बीवी और बच्चे के साथ घर से बाहर निकल जाता है। करण ऐसे अपने परिवार को छोड़ता है कि फिर पूरे साल में बस होली और दिवाली भर ही अपने घर लौटता था। उसमें भी जब भी मौका मिले विनोद और स्थाई कोई ना कोई बात ऐसी कर देते थे जिससे करण का मन टूट जाता था। लोग पूछते हैं क्यों नहीं आता अब करण? ऐसा भी क्या काम अब बताऊं उन्हें मैं कि बहू ले गई और छोड़ गई हमें अकेला इस बुढ़ापे में। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया? पहले आप लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे। निराली के आते ही वो कांटा उस पर शिफ्ट हो गया। गलती तुम्हारी यही है निराली कि तुम सहती रही। तुम्हें लगा ये लोग समझ जाएंगे। ये कभी समझने वाले नहीं है, कभी नहीं। पता नहीं मैं क्यों आ जाता हूं यहां, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा था साल में 2-4 दिन आएंगे तो कम से कम रिश्ता बरकरार रहेगा, पर शायद मम्मी तुम्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। चलता हूं मैं यहां से, चलो निराली। तेरा भी बेटा तुझसे दूर हो जाएगा, जैसे तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है ना। कभी सुखी नहीं रहेगी निराली, कभी नहीं। अब धीरे धीरे करण और निराली 2 सालों में कभी एक आध बार अपने घर आते या वो भी नहीं, और फिर उनका आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब आता है एक मैसेज, 30,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। कैसी बहू आई हमारे घर जो हमारे बेटे को हमसे अलग करके कभी सुखी नहीं रहेगी। कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते। स्थाई और विनोद की हरकतों के कारण वो दोनों अकेले रह गए थे, पर आज भी स्थाई इस बात के लिए अपनी बहू को ही कोसती रहती थी। तो ये थी मेरी दास्तान बेटा। तो वापस घर आया तो अफसोस जता रहा है, पर मेरा बेटा तो शायद अफसोस भी ना जताए। क्या अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता अंकल? कुछ घाव कभी नहीं भर पाते बेटा। शायद कुछ ऐसे ही घाव मैंने अपनी बहू और बेटे को दे दिए और आरोप लगा दिया अपनी बहू पर कि वो छोड़ गई हमें। न जाने ऐसे और कितने घर टूटे जहां कारण बच्चे नहीं माँ बाप बने। रिश्ते को बरकरार रखने के लिए दोनों पक्ष को बराबर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक ही पक्ष झुकता रहे तो वो रिश्ता अक्सर टूट जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ निराली और स्थाई के बीच। निराली पूरी तरह से कोशिश करती रही एक अच्छी बहू बनने की, पर स्थाई वो तो अपने घमंड में ही तनी रही। ना ही विनोद ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उन दोनों ने पहले तो अपने बेटे को एक रोबोट की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अपने सपने पूरे करने के लिए, लोगों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि करण तुम क्या चाहते हो। और करण की शादी के बाद अपने जीवन के सारे दुखों का कारण अपनी बहू को मानकर उसके जीवन में दुख का कारण बन गए। और फिर उन्हें मिला बिट्टू, जिसे वो अपना नया सहारा बनाना चाहते थे। पर अंत में क्या हुआ? न बेटा बचा, न बहू, और ना ही पोता। काश स्थाई और विनोद अपनी गलती को कुछ समय पहले समझ जाते तो शायद एक हंसता खेलता परिवार यूं ना टूटता। मीरा के 2 बच्चे थे, दोनों ही काफी शरारती। दोनों को मीरा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उफ़ो, क्या है, दोनों दादा दादी के कमरे में ही हमेशा घुसे रहते हो। अरे वाह यार, यहाँ मेरी सास तो मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाती है। अरे यार, मुझे तो डर ही लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ भड़का ही ना दे। अरे तो लगाया कर 4 डंडे बच्चों को रोज। एक बार मार का डर दिल में बैठेगा,
दादा दादी के कमरे में पैर भी नहीं रखेंगे। मीरा को सहेली की बात अच्छी लगती है। फिर वो अगले रोज से ही बच्चों को डांटना शुरू कर देती है। अरे क्या बात है, क्यों बच्चों को डांट रही हो? हमारे घर में बच्चों को डांटने मारने की प्रथा नहीं है। हमने अपने बच्चों को भी कभी नहीं मारा है। देखिए सासू माँ, सारा दिन अपने कमरे में लेकर बैठी रहती है मेरे बच्चों को। अरे बर्बाद कर दिया है उन्हें, ना पढ़ना आता है ना लिखना। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारे ससुर जी हमेशा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। आप ना ज्यादा बोलिए मत, आपने ही इन लोगों को सर चढ़ा रखा है। चलो दोनों मेरे कमरे में। मीरा सास के कमरे से बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। अरे पता नहीं बच्चे उसके कमरे में क्या कर रहे होंगे। क्यों चिंता कर रही हो? माँ है उन बच्चों की, ख्याल ही रख रही होगी ना। तभी छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। अरे अरे क्या हो गया? इतना चीख चीख कर बच्चा क्यों रो रहा है बहू? अरे कुछ नहीं, वो जरा गरम प्रेस लगी उसके हाथ में। मैं फोन पर बात कर रही थी, ध्यान नहीं रहा कि प्रेस गरम है। बहू बच्चे के हाथ में पानी लगाने ही वाली होती है कि सास कहती है, अरे पेस्ट लगा दे बहू, पानी से तो फफोला निकल सकता है। वैसे तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए बहू, बच्चा अभी छोटा है और प्रेस गरम है, ये बात कैसे भूल गई तुम? बहू को ससुर पर गुस्सा आ जाता है। तो क्या जानबूझकर जला दिया मैंने अपने ही बच्चे का हाथ, ये कहना चाहते हैं आप? अरे देख बहू, ससुर से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चे तेरे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम लोगों का कोई हक नहीं है। अरे तो क्या हो गया, प्रेस ही तो लगी है ना, नहीं गया ध्यान? अरे कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है, बच्चा मेरा भी तो है। खैर क्या कहते सास ससुर, बेचारे अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन शाम को जब बेटा घर आता है तो, आज तो हद ही हो गई, तुम्हारे मम्मी पापा तो चढ़ गए मेरे ऊपर। बस मैंने अपने बच्चे अपने कमरे में क्या बुला लिया। ये क्या बात होती है? दादी दादा है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ का प्यार कम हो जाएगा। मैं बात करता हूँ। अरे जाने दो ना, नहीं तो बोलेंगे कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा लगाती है। खैर बात आई गई हो जाती है। अब हर रोज घर में बच्चों को लेकर कलेश होता। फिर एक रोज, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, साथ में बच्चों को भी ले जा रही हूँ। अरे बेटा, एक को ले जा एक को छोड़ जा, तू भी कहाँ ध्यान दे पाएगी दो दो बच्चों पर? क्यों क्यों नहीं दे पाऊंगी? अभी तक तो छोड़ा ही है ना बच्चों को आपके पास। देख रही है ना नतीजा, क्या बना दिया है बच्चों को। ना शरीर देखने लायक, ना शक्ल, पढ़ने में भी अनाड़ी। सास कुछ नहीं कहती, कहती भी तो क्या, बहू के बच्चे थे वो ले गई साथ। शाम को बहुत देर तक कोई नहीं आता तो ससुर बेटे को फोन करते हैं। क्या बात है बेटा, बहू सहेली के घर गई थी बच्चों को लेकर, अभी तक लौटी नहीं। तू भी वैसे तो ऑफिस से वक्त पर आ जाता है, आज तू भी घर नहीं आया। तेरी माँ बहुत परेशान हो रही है। अरे पापा वो क्या है ना, मुन्ना कहीं चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा। हम सब परेशान हैं, मैं भी ऑफिस से सीधे उसकी सहेली के घर ही आ गया था। क्या? कहाँ चला गया मुन्ना, कैसे? वो मीरा बच्चों के साथ सहेली के सोसाइटी के पार्क में खेल खिला रही थी कि सहेली से बात करने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और मुन्ना कहीं चला गया। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, वैसे आप लोग चाहे तो यहाँ सेंट्रल सोसाइटी में आ सकते हैं। सास को ससुर सारी बात बताते हैं। पता नहीं ये बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देती। अरे 2 बच्चे हैं, ना ही इसकी नौकरी है ना ही घर का काम, फिर भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। अरे बस भी करो, अभी ये सोचो कि हमारा मुन्ना ठीक ठाक वापस मिल जाए। वैसे एक दिन मैंने सुना था कि आप उसे फोन नंबर याद करा रही थी, किसका नंबर था? वो मेरा ही फोन है ना जो दराज में पड़ा रहता है, उसी का नंबर मुझे याद था तो वही याद करा दिया था। कहाँ है वो फोन, जल्दी से लेकर आओ। सास वो फोन लाती है जिसमें अननोन नंबर से कई कॉल आ चुकी होती है।
हेलो हेलो, किसका नंबर है ये? मेरे पास 4 मिस कॉल आई है इस नंबर से। यहाँ एक बच्चा है, काफी रो रहा है, शायद भटक गया है और ये वाला नंबर बता रहा है। ये लो, बच्चे से बात करो। मुन्ना बेटा, दादा दादी आ रहे हैं आपको लेने। हाँ, अंकल से बात कराओ बेटा। दादा की आवाज सुनकर मुन्ना चुप हो जाता है। वो आदमी उन लोगों को एक जगह का एड्रेस देता है जो कि सेंट्रल सोसाइटी के पास का ही होता है। ससुर बेटे को फोन करके वो एड्रेस बता देते हैं। सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां डरा हुआ मुन्ना सबसे पहले दादी के गले लग जाता है। अरे कुछ नहीं हुआ मुन्ना, कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो दादी आ गई। बेटा, मम्मा पापा के पास आ जाओ, देखो मम्मा की क्या हालत हो गई। अब वैसे ये कैसे मिला आप लोगों को? पास खड़ा बेटा बीवी पर जोर से चिल्लाता है। मेरी माँ के कारण, जो तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि उन्होंने खराब कर दिया है तुम्हारे बच्चों को, तुमने तो खो ही दिया था मेरा बच्चा। वो तो मेरी माँ, उसने उसे फोन नंबर याद करा कर रखा था जिससे वो आज हमें वापस मिला है। कभी बच्चा जल जाता है तो कभी तुम सिर्फ इसलिए बच्चों को पीट देती हो क्योंकि वो तुम्हारी नींद खराब कर रहा है। देखो साफ बोल रहा हूं, मेरे बच्चों से दूर रहना। अब गुस्से से पति बोला जा रहा था। वो ये भूल गया था कि वो कहाँ है। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ। माँ जी, पापा जी, आप लोगों के कारण आज मेरा परिवार बंधा है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। बड़े बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं। आप लोगों के प्यार को मैंने गलत समझा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राकेश कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मां की चिक चिक से परेशान एक दिन वो एक लड़की घर ले आता है। राकेश, ये कौन है बेटा? हम वो चीज है जो दरिया में भी आग लगा दे। हम वो चीज है जो रेगिस्तान में भी सैलाब ला दे। हम हैं जहां पनाह। अरे क्या बेटा, क्यों किसी स्टेज शो से लड़की को यहां ले आया? यहां कौन सा नाटक खेला जाना है? राकेश कुछ बोलता कि एक बार फिर सीमा बोल पड़ती है। क्या रे, यहां नाटक नहीं होना क्या? फिर पेमेंट का कैसे करेंगे? अरे क्या बोली जा रही है ये लड़की? राकेश बेटा, मुझे तो डर लग रहा है इससे। अरे माँ, ये सीमा है मेरी नई बीवी। नई बीवी? अरे तो क्या कोई पुरानी भी रखा है? कहा तो कल तक शादी से मना कर रहा था और आज ये नमूना घर ले आया। कौन है ये बेटा? सच्ची सच्ची बता दे, मेरे तो घबराहट से पसीने छूट रहे हैं। माँ सच्ची ये सीमा है। वो क्या है ना, तू तो जानती है इन लोगों को भी मुख्य समाज की धारा से जुड़ने का पूरा हक है ना सीमा? और क्या माँ जी, अब कब तक रोज ग्राहक का वेट करेगी? अब तो डांस भी नहीं होता मुझसे, तो मैंने सोचा शादी करके एक के साथ ही पूरा जीवन बिता देते हैं। क्या रे राकेश? हाँ हाँ मेरी सीमा डार्लिंग। माँ, अब क्या सारा इंटरव्यू यहीं दरवाजे में ले लोगी या फिर कोई पूजा वूजा की थाली लाकर बहू को अंदर भी लेकर जाओगी? अरे मेरी जूती भी इस नाचने वाली को बहू ना बनाए। ओके माँ जी, नो प्रॉब्लम। ये लो, मैं भी ना अपने साथ ये चावल वाला कलश लेकर आई हूं और ये टीका। सीमा खुद के हाथ से कलश रखती है, खुद को ही टीका लगाती है और चावल के कलश को जोर से लात मारकर अंदर आ जाती है। इसका बजट अलग है, वो पेमेंट में ऐड कर देना, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, लेकिन कम बोलो, धीरे से बोलो। माँ को पता ना लगे कि ये शादी मैं सिर्फ उनके मन से शादी का भूत उतारने के लिए कर रहा हूं। क्या क्या बोले? शादी नहीं की है क्या? अरे माँ, तुम्हारे भी कान बजते हैं क्या? शादी की है तभी तो ये मेरे साथ आई है, नहीं तो क्या 2000 रुपए के किराए पर लेकर आया हूं इसे। अब राकेश की बात सुनकर सीमा जोर से बोलने लगती है। 2000? कैसी बात कर रहे हैं?
2500 में फाइनल किया था। अभी बता दो नहीं तो मैं चली। हाँ हाँ जा, कुछ नहीं दे रहे। क्या बेटा, तू इसे किराया पर लेकर आया? क्यों, क्या हो गया बेटा? ये शरीफों का मोहल्ला है। वैसे कौन सा मोहल्ला है ये? मंगोलपुरी। क्यों? बहुत ग्राहक है यहाँ की। इसी मोहल्ले से काम की शुरुआत की थी मैंने। हर गली में लोग जानते हैं मेरे को। सास को गुस्सा आ जाता है। अरे बेटा तू निकाल इसे, अभी यहां से निकाल। किराया पर लड़की लेकर आया तू यहां? अरे माँ, कैसे तू बार बार लड़की बोल रही है इसे? हाँ तो मैं लड़की ही तो हूं ना। अरे लड़की नहीं, बहू, बहू हो तुम इस घर की। माँ बहू बोलना, और किराए से नहीं। वो क्या है ना, इसकी आदत है, कहीं भी जाती है तो पैसे लेकर जाती है। कुछ दिन ससुराल में रहेगी, तौर तरीके सीख जाएगी, तो ये आदत भी चली जाएगी। क्यों सीमा? हाँ, ये दिन देखने के लिए तो जिंदा थी मैं। ए भगवान, क्या दिन दिखा रहा है? कैसे होगा यहाँ मेरा गुजारा? खैर, अब बहू बनकर आ गई थी तो सास भी क्या करती। लेकिन ये क्या, शाम होते ही बहू जमीन पर बिस्तर लगाने लगती है। बहू, ये क्या, सोफे कहाँ गए? और ये गद्दे क्यों बिछा रही है? माँ जी देखो, ये सास बहू ससुराल मायका ये सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, धंधे का वक्त भी होता है। मेरा डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो क्या है ना, लोग यहां बैठेंगे और मैं डांस करूंगी। मैं तैयार होकर आ रही हूं। हाँ, सास घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके घर में। जिस घर में शाम को पूजा, मंदिर, आरती की आवाज आती थी, वहां क्या अब डांस होगा? वो बेटे को फोन करती है और सारी बात बताती है। बेटा, बेटा वो बहू। अरे क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? अरे बेटा, तेरी वो बीबी घर में नाना ने। अरे यार माँ, फोन रखो माँ, काम करने दो। पहले रोती थी शादी कर ले, अब शादी कर लिए तो फिर भी रो रही हो। अंदर से आवाज आती है, माँ जी दरवाजे शाम को रोने वाली शक्ल लेकर खड़ी मत हो जाना। वो क्या है ना, डांस देखने लोग आने वाले, धंधे का वक्त है ना मेरा। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, चल हट। सास बहू को पकड़कर बाहर निकाल देती है और पूरे घर को ठीक कर देती है। माँ जी, माँ जी दरवाजा खोल दीजिए ना माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये मेरा घर है, यहां मैंने भगवान का वास बिठाया है। तूने क्या बना दिया मेरे घर को, कभी बताना यहां। तभी राकेश आ जाता है। माँ, माँ दरवाजा खोलिए, क्या हो गया माँ? माँ अंदर से बेटे की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। दरवाजा खोलती है तो सामने बेटे के साथ सीमा भी खड़ी होती है। ये नहीं आएगी मेरे घर में बेटा। इसने आज सारे घर में नाच का माहौल बना दिया था। कह रही थी लोग घर आएंगे इसका नाच देखने के लिए। अरे बेटा, ये नाचने वाली है, निकाल इसे घर से बाहर। अरे किसी अच्छे शरीफ घर में रहने लायक लड़की नहीं है। ऐसी को कोई घर की बहू बनाने से अच्छा है कि बेटा तू कभी शादी ना करे। मैं तैयार हूं, बस निकाल दे इसे घर से। राकेश माँ की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो मुस्कुराकर सीमा की ओर देखता है और कहता है, माँ ये इतनी रात में कहाँ जाएगी, कल चली जाएगी। सीमा को न जाने क्यों सास के मुंह से ये सारी बात सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है वो सच भी तो है। जब सभी रात को सो रहे थे, अचानक से सास के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ क्या हो गया? सीमा कमरे में सब सुन रही थी। वो भी परेशान होकर माँ के कमरे में जाती है, जहां वो जमीन में गिरी होती है। बेटा, बेटा सीने में दर्द हो रहा है। अरे माँ, मैं भी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। माँ आप घबराइए मत। अरे इतना वक्त नहीं है, रुको ना। सीमा जल्दी से सास के सीने को दबाती है, उनके मुंह में हवा देती है और सास को राहत मिलती है। वो थोड़ी ठीक होती है कि तब तक राकेश डॉक्टर को बुला लाता है। क्या हुआ था बहन जी आपको?
न जाने क्यों सीने में जोर का दर्द उठा था। हाँ, फिर सीमा ने माँ के सीने को जोर से दबाया और फिर ठीक हो गई माँ। बहन जी, आज आपका नया जन्म हुआ है और वो सब इस बच्ची के कारण। ये नहीं होती तो आज आप भी नहीं होती। सास सीमा की ओर देखती है। साड़ी पहनी सीमा सास को किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को न जाने मैंने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाई। सभी बात कर रहे होते हैं और सीमा वहां से चली जाती है। वो कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी राकेश आ जाता है। थैंक्स यार, तुम नहीं होती तो शायद माँ भी नहीं होती। मैं तुम्हारी पेमेंट डबल करता हूँ। देखो, पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस हो सके तो अपनी माँ के सामने मेरी इमेज को ठीक कर देना। कल मैं कोई मुजरा नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ माँ को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। बाकी तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रखा, वही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसी लड़की को तो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, कोई बात नहीं। मैं माँ को समझा दूंगा कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। बाकी थैंक्स, ये रहे पैसे। ओके, बाय। राकेश तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। सीमा भी अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली होती है कि सास आवाज देती है, पानी, कोई पानी दे दो। सीमा जल्दी से सास को पानी देती है। भूख लगी है, कुछ खाना। सीमा जल्दी से पतली सी खिचड़ी बनाकर सास को देती है। सास खाना खाती है। सीमा बेड पर ही उनका पूरा ख्याल रखती है। सीमा, राकेश कहाँ है? ये दवाइयाँ लानी है। डॉक्टर बोल रहा था बहुत महंगी है, लेकिन खाना भी आज ही जरूरी है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं। राकेश को कब से फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। सीमा दवाई की दुकान में जाती है और सारे पैसे की दवाई खरीदकर सास को दे देती है। वो सास का ख्याल रख रही होती है कि रात को देर से राकेश घर आता है। सामने सीमा को देखकर गुस्सा हो जाता है। तुम्हारे पैसे तो दे दिए थे तुम्हें, फिर गई क्यों नहीं? वो तुम्हारी माँ। उनकी चिंता मत करो, निकलो यहां से। तुम्हारे जैसी लड़की को मेरी माँ देखना भी नहीं चाहेगी। तभी सास आ जाती है। तो अब आया है? कितने फोन किए मैंने, लेकिन तुझे चिंता भी थी कि माँ का क्या हाल होगा। वो तो भला हो इस बच्ची का जो हजारों रुपए की दवा लेकर आई, जिससे मैं चल पा रही हूं, वरना। माँ बेटे लड़ रहे होते हैं कि सीमा घर छोड़कर जा रही होती है। सीमा, मुझे माफ कर दो सीमा, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की ही जरूरत थी। माँ, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं। मुझे भी सीमा अच्छी लगती है बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे भी सीमा। सीमा दोनों को देखकर खुश हो जाती है और राकेश और सीमा की शादी हो जाती है।